नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं प्रथम प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँगा। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं सॉल्यूशन आरंभ करने से पहले आपको भाटिया आश्रम की जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उसका कारण भी है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि हम किस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें किस संस्थान को और क्यों चुनना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाटिया आश्रम की तरफ से एक साइंस सेक्टर को लेकर के टेस्ट सीरीज आरंभ की है, जिसमें दोनों ही पेपर्स को शामिल किया गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये प्रथम प्रश्न पत्र की टॉपिक आधारित ये 6 पेपरों की सीरीज चलेगी और संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर के 5 पेपर होंगे और इस तरह से कुल प्रथम प्रश्न पत्र के 11 पेपर्स होंगे और हम उसी प्रकार से उन सब के सॉल्यूशन आपको देंगे। इसी श्रृंखला में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके भी टॉपिक आधारित 6 प्रश्न पत्र होंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम के 5 प्रश्न पत्र होंगे। ये भी कुल 11 पेपर होंगे और दोनों प्रश्न पत्रों के जो 11 पेपर होंगे, मैं आपसे बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि परीक्षा के लिए 100% उपयोगी होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पिछले रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि हमने बच्चों के साथ जो मेहनत की है उसका प्रतिफल बच्चों को मिला है। बच्चों ने हमें रिजल्ट्स दिए हैं। मैं अभी कुछ देर बाद आपसे रूबरू होऊंगा दोबारा से उन विद्यार्थियों को लेकर के जिन्होंने इस संस्थान का नाम रोशन किया है। मित्रों, आज इस श्रृंखला का पहला प्रश्न पत्र जो बड़ा पेपर है वो आज 11 जनवरी 2026 को हुआ है और उसी का मैं आपको सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन भी है, आग्रह भी है और एक बड़े होने के नाते थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा समझ रखने के कारण एक बात कहने का भी मन हो रहा है कि आप अपने साथ साथ उन बच्चों को भी इस प्रश्न पत्र की श्रृंखला से जोड़ें जो बच्चे इस बात से अनभिज्ञ हैं। मैं यही कहूंगा कि किसी का भला करने से अपना भला भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपना ही अपना भला चाहें। अपना अपना भला चाहने पर भी यदि हम दूसरों का भला कर दें कोई बुरी बात नहीं है। आइए हम अपने साथ साथ और लोगों को भी जोड़ें, अपने भले के साथ साथ दूसरों का भी भला करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आता हूं हमारे प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन पर, जिसका पहला प्रश्न है ये। मैं आपको उससे पहले ये बताना चाह रहा हूं कि ये हमारे आश्रम के पिछली बार के महारथी अर्जुन हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि ये वैकेंसी अभी कोर्ट में उलझी हुई है। ये कतई मत सोचना कि हमारे ये जितने भी अर्जुन हैं ये किसी विवाद में फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इन्होंने अपना मुकाम
अपनी मेहनत से प्राप्त किया है। ये किसी भी जांच के दायरे में नहीं है। ये आप देख रहे होंगे आप, ये 2021 में भाटिया आश्रम से जो सफल हुए विद्यार्थी हैं उनकी लिस्ट है। ये टोटल 34 हैं। वर्ष 2007 में हमारे यहां से 5 विद्यार्थी फाइनली सेलेक्ट हुए, 2010 में 6, 2016 में 26 इसी आश्रम से सेलेक्ट होने वाले थानेदार हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगले थानेदार के रूप में इसी प्रकार से आपका भी एक छाया चित्र हमारे इस बोर्ड पर होगा। क्योंकि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हमारा भी उद्देश्य बनता है कि हम किसी नेक कार्य के लिए आपको अच्छी सलाह दें, अच्छा ज्ञान दें, और उसी ज्ञान की श्रृंखला में हम ये इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं टेस्ट सीरीज को लेकर के। उद्देश्य वही है कि ये न केन प्रकारेण आपका सिलेक्शन हो बिना किसी गलत कार्य के। और हम जिस पद पर चयनित होने जा रहे हैं वो कार्य बड़ा दुरूह है, उसमें न्याय संगत व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति गलत तरीके से सेलेक्ट हुआ है, चयनित हुआ है, वो कभी जनता का भला नहीं कर सकता। तो हमारे संस्थान का ये उद्देश्य कतई नहीं है कि हमारे यहाँ से कोई विद्यार्थी गलत तरीके से सेलेक्ट हो। बिल्कुल न्याय संगत, विधि सम्मत प्रक्रिया से वह चयनित होकर के अपने पद को सुशोभित करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में हम आपके सामने उपस्थित हैं पेपर की सॉल्यूशन श्रृंखला को लेकर के। ये आज पहला पेपर हुआ है। आइए राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा का ये पहला प्रश्न पत्र है जो आज 11 जनवरी को हुआ है। हम उसी का पूरा सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने आए हैं। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि दीर्घ संधि के अनुसार बना भिन्न शब्द है। अब आप देख रहे होंगे यहां पर ये 4 विकल्प हैं, नयनाभिराम, चरणामृत, सावधान और रत्नाकर। देखो चारों ही शब्दों में दीर्घ संधि है, लेकिन यहां अगर हम देखेंगे तो नयन प्लस अभिराम, अ प्लस अ, चरण प्लस अमृत, अ प्लस अ, स प्लस अवधान, अ प्लस अ, दोनों के मतलब तीनों ही विकल्पों में अ प्लस अ का योग हो रहा है, बन दीर्घ संधि ही रही है। लेकिन अगर आप रत्नाकर को देखेंगे तो इसमें रत्न प्लस आकर, इसमें अ प्लस आ का योग हो रहा है, इसीलिए यह भिन्न शब्द है और इसीलिए राइट आंसर है इसका चौथा। आइए अगला देख लेते हैं। निम्न में से अनुचित संधि विच्छेद है, मतलब गलत संधि विच्छेद है। छात्र प्लस आवास बराबर छात्रावास, श्रद्धा प्लस अंजलि बराबर श्रद्धांजलि, चिकित्सालय चिकित्सा प्लस आलय, दया प्लस आनंद बराबर दयानंद। आप देख रहे होंगे यहां पर श्रद्धा प्लस अंजलि, ये मैं उस पर भी आपको यहां बता देता हूं। श्रद्धा प्लस अंजलि, आप यहां देख रहे होंगे कि यहां अंजलि है और यहां अंजलि है, क्योंकि यहां बड़ी ई की मात्रा लगी है और यहां छोटी की, और अंजलि में वास्तविकता में छोटी ई की मात्रा ही लगती है। और मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट तरीके से बता देता हूं, हिंदी में जितनी भी संधि हैं उन सभी संधियों में आगम की प्रवृत्ति तो है, लोप का विधान नहीं है। ये आप गांठ बांध कर रख लीजिए, आगम का विधान तो है, लोप का विधान नहीं है। बिना किसी कारण के लोप नहीं होता, क्योंकि संधि में जो कुछ भी परिवर्तन होना होता है वो लास्ट एंड फर्स्ट के वर्णों में होता है। यहां ये लास्ट का मतलब एल और एफ का मतलब फर्स्ट, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का फर्स्ट वर्ण, जो भी परिवर्तन होना होता है वो यहां होता है। आगे या पीछे कोई भी
अगर विकार उत्पन्न हो रहा है, कोई भी ध्वनि परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें संधि दोषी नहीं है, संधि का कोई कार्य नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें कोई और प्रक्रिया कार्य कर रही है। यही कारण है कि यहां पर जो बड़ी ई की मात्रा है ये छोटी ई में परिवर्तित होगी ही नहीं, क्योंकि ये शब्द ही क्या है, ये शब्द ही गलत है। तो श्रद्धा प्लस अंजलि ये अनुचित संधि विच्छेद है। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। असंगत संधिष्ट पद है, मतलब अशुद्ध संधि पद है। भानु प्लस उदय भानुदय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, परि प्लस इच्छा परीक्षा, लघु प्लस उत्तर बराबर लघु उत्तर। आप देख रहे होंगे कि यहां पर परिवर्तन तो सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन शब्द गलत। ये इसमें से गलत विकल्प कौन सा है? गलत विकल्प चौथा है, क्योंकि एक्चुअल में ये शब्द क्या है? ये शब्द होना चाहिए लघुत्तर, डबल त है इसमें, और यहां केवल क्या आ रहा है? लघुत्तर। संधिष्ट पद व संधि विच्छेद वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। कहने का मतलब है इनको सुमेल करो। अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। कभी भी आप एग्जाम में तरीका अपनाएं तो वहां पर दिया हुआ तरीका तो ये होता है, हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, अधीक्षक अधि प्लस ईक्षक, ऐसे। रजनीश रजनी प्लस ईश, फिर करते हैं कृपा प्लस आकांक्षी, ऐसे। और कटु प्लस उक्ति बराबर ऐसे। हम इस तरह से करते हैं। आप इस तरह की प्रक्रिया ना अपनाएं। सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे लिख लो आप ए बी सी और डी। पेंसिल आप अपने साथ रखिए, HB पेंसिल या पेन रखो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो पेन ही रखो, कोई वो है ही नहीं। अब आप देखिए यहां पर अधि प्लस इक्षक, अधि प्लस इक्षक में क्या है? 2, तो ए में 2, बी में रजनी प्लस ईश 1, यहां इसका मतलब कृपा प्लस आकांक्षी 4, यहां पर क्या है? कटु प्लस उक्ति बराबर कटुक्ति 3। अब आप देखो ऐसा विकल्प कौन सा है? यहां पर 2 1 4 3, 2 1 4 3, राइट ऑप्शन सेकंड। बहुत सरल तरीका है ये। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, इसके छांटने में तकलीफ होगी आपको यहां इन विकल्पों को। अगर आप ऐसे लिख लोगे तो आप बहुत आसानी से इस ट्रिक से निकल जाओगे। तो ये ट्रिक गलत है, कुछ बच्चे इसी में उलझते मैं देखता हूं। आप इस तरह से करें आप। आइए अगला प्रश्न देखिए। स्वर युग्म के अनुसार बना अनुचित संधिष्ट पद है। स्वर युग्म, स्वर युग्म का मतलब है कि जैसे ये है कि ई बड़ी ई प्लस छोटी ई के मेल से कौन सा बना है? कि लक्ष्मी छाया। ई प्लस बड़ी ई के हरि प्लस ईश, उ प्लस उ बराबर गुरुपदेश, अ प्लस ई बराबर सुर प्लस ईश। अब आप देखो यहां पर राइट ऑप्शन है थर्ड। कैसे है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां पर बनेगा लक्ष्मी प्लस इच्छा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? बड़ी ई, और यहां पर आ गया छोटी ई, ठीक है। अब आप यहां देखो हरि प्लस ईश, हरि प्लस ईश, तो यहां क्या आ रही है? बड़ी ई, और यहां आ रहा है छोटा ई, राइट। यहां पर आप देख रहे होंगे सुर प्लस इंद्र, तो ई प्लस ई। अब यहां पर देखो आप गुरु प्लस उपदेश, तो क्या यहां पर बड़ा ऊ आ रहा है? बेटा एक बात और बता देता हूं, बहुत बच्चों को ये पता नहीं है कि छोटे रू में और बड़े रू में अंतर क्या होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। ये है र प्लस छोटा ऊ, और ये है घुंडी वाला र प्लस बड़ा ऊ। ये हमेशा ध्यान रखना आप। घुंडी वाला होता है बड़ा और बिना घुंडी वाला होता है छोटा। तो जैसे शब्द है गुरु, इनमें हमेशा बिना घुंडी वाला आता है, ठीक है। पुरुष बिना घुंडी वाला, रुपया बिना घुंडी वाला, शुरू घुंडी वाला, रूप घुंडी वाला। ये आप ध्यान रखें। तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ तो होता है, लेकिन यहां पर उपदेश में भी उपदेश नहीं होता, उपदेश होता है। गुरु में हमेशा छोटा रू आता है। तो इसका मतलब ये अनुचित अभीष्ट संधि, मतलब संधिष्ट पद है ये, राइट।
अगला आइए आप, क्वेश्चन नंबर 6, द्वारकेश शब्द का सही संधि विच्छेद है द्वारा प्लस ईश, द्वार प्लस ईश, द्वारिका प्लस ईश, द्वारका प्लस ईश। राइट ऑप्शन फोर्थ है। अब आप कहेंगे साहब कि द्वारिका क्यों नहीं हुआ? बहुत जगह पर और विशेष करके ब्रज क्षेत्र में या उसके आसपास के क्षेत्र में इस शब्द का अनुचित उच्चारण किया जाता है, इसका द्वारिका ही किया जाता है। बहुत सारे लोग अनुचित वो करते हैं प्रयोग, इसका उच्चारण गलत करते हैं, द्वारिका करते हैं। द्वारिका शब्द नहीं है, ये द्वारका है। क्या है इसका उच्चारण? द्वारका। द्वारका प्लस ईश बराबर द्वारकेश। भगवान श्री कृष्ण। गुण संधि में किन दो स्वरों के मध्य संधि नहीं होती? गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में होता है अ प्लस ई। ये इसको ऐसे कर लीजिए, अ प्लस उ, अ प्लस री और अ प्लस लिरी। इसमें बड़ी री भी कर लेते हैं क्योंकि वैसे उदाहरण नहीं मिलता, और लिरी, बड़ी लिरी तो होती नहीं है, बड़ी लिरी होती नहीं ना संस्कृत में ना हिंदी में। तो अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस री बराबर अर और आ प्लस लिरी बराबर अल। अब आप देख लीजिए यहां पर कौन सा है। आ प्लस ई का मेल हो रहा है, आ प्लस उ का मेल हो रहा है, और आ प्लस री का मेल हो रहा है। इसका मतलब है कि आ प्लस ओ का मेल नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो दीर्घ मतलब वृद्धि संधि में होता है। वृद्धि संधि में क्या होता है? आ प्लस ए आई बराबर आई और आ प्लस ओ बराबर औ। नेक्स्ट, संधिष्ट पद व संधि स्वर वाला असंगत युग्म है शारदोपासक। शारदा प्लस उपासक, ठीक है ना। मत प्लस एकता, गण प्लस ईश और फणी प्लस इंद्र। तो बेटा इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें होगा शारदा प्लस उपासक। शारदा प्लस उपासक, न कि सारद। या क्या चाहिए था? आ। आइए, महुत्सुक्य शब्द में किन दो स्वरों के मध्य संधि हुई है? कौन से? महा प्लस क्या होगा संधि विच्छेद इसका? महा प्लस औत्सुक्य। ये उत्सुक शब्द से बनाए, इसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है भाववाचक। तो किसका मेल हुआ है? आ प्लस औ। देखो कहां है आ प्लस औ, आ प्लस औ, फोर्थ। नेक्स्ट, प्रत्यय के संदर्भ में सत्य कथन है, ये पूर्ण शब्द होते हैं। सत्य कथन है, ये पूर्ण शब्द होते हैं। इनका अपना स्वतंत्र अर्थ निकलता है, ये अव्यय रूप भी होते हैं। उक्त तीनों भैया ये पूर्ण शब्द नहीं होते, बल्कि शब्द के अंश होते हैं। इसीलिए प्रत्यय और उपसर्ग दोनों के लिए परिभाषा लिखाई जाती है। वे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के आगे या पीछे मतलब परे या पूर्व प्रयुक्त होकर के अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को प्रभावित करते हैं, उन्हें प्रत्यय या उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये अव्यय रूप भी होते हैं। अव्यय का मतलब जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय। और इसके अलावा अव्यय और कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण शब्द, कालवाचक शब्द, रीतिवाचक शब्द, ठीक है, ये संबंधवाचक शब्द, संबंध बोधक जो शब्द होते हैं। इसके साथ साथ समुच्चय बोधक अव्यय और आश्चर्य बोधक, ठीक है, ये अव्यय होते हैं। तो इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, बल्कि ये किसी सार्थक शब्द के साथ जुड़ करके ही उसका अर्थ देते हैं। आइए मित्रों, मैं सैल्यूट करता हूं इन दोनों महारथियों को। ये हमारे इस भाटिया आश्रम के गौरव हैं, हमारी आन बान और शान हैं। सतपाल दहिया और लवप्रीत जी। अभी आपको मालूम होगा कि पटवारी का
परिणाम आया था उसमें जिस विद्यार्थी ने राजस्थान टॉप किया, यह हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे ही संस्थान से था, हमारे ही आश्रम से था। ये सतपाल दहिया जी प्रथम रैंक लाने वाले हमारे वीर योद्धा हैं। और वहीं ग्राम विकास अधिकारी जो वीडियो की परीक्षा होती है उसमें 6ठी रैंक लाने वाले, पूरे राजस्थान में 6ठी रैंक लाने वाले हमारे ही आश्रम के ये विद्यार्थी हैं, होनहार विद्यार्थी लवप्रीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप भी इसी प्रकार से हमारा गौरव बढ़ाएं, आपका भी ऐसे ही हम अपनी जिह्वा से नामोच्चारण करें। करिए प्रयास, जुड़िए हमसे, हम आपके साथ खड़े हैं, अहर्निश सेवामय। क्वेश्चन 11, प्रत्यय युक्त भिन्न शब्द है, मतलब प्रत्यय से युक्त भिन्न शब्द इनमें से कौन सा है। जैसे देखो आप यहां पर है चुनना प्लस औती, यह है समझना प्लस औता। चाटना प्लस नी और मिलाना प्लस आवट। अब आप देखो यहां पर प्रत्यय युक्त भिन्न शब्द है। चुनना प्लस औती चुनौती, समझना प्लस औता समझौता, और मिलाना प्लस आवट बराबर मिलावट। ये तीनों के तीनों, चुनौती, समझौता और मिलावट, ये तीनों भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ये सब क्या हैं? ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। और ये चटनी, ये गुण है, गुणवाचक विशेषण शब्द है। ठीक है, आइए, इसलिए ये बिल्कुल अलग शब्द है, भिन्न शब्द है। ये प्रत्यय भेद व उदाहरण संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। कर्तृवाचक, कर्तृ का मतलब कर्तावाचक, कर्मवाचक, भाववाचक और करणवाचक। करण का मतलब होता है साधनवाचक। वही आप यहां पर ए, बी, सी और डी लिख लीजिए। कर्तृवाचक है बुहारना प्लस ई, बुहारी। धाव धातु है, अक प्रत्यय है, चाहना प्लस त प्रत्यय है, और खा धातु है और ना प्रत्यय है। प्रत्यय भेद व उदाहरण संबंधी विकल्प है। कर्तृवाचक, कर्ता का बोध कराने वाला, धावक माने दौड़ने वाला। तो कर्तृवाचक कौन सा है? दो, तो ए के सामने लिख दीजिए दो। कर्म का बोध कराने वाला है खाना, मैं खाना खा रहा हूं, क्या कर्म कर रहा हूं? खाना खाने का, तो राइट ऑप्शन बी में फोर्थ। अब आ जाइए भाव का बोध कराने वाला, भाव क्या है? चाहना। ठीक है ना, चाहत। अरे चाहत शब्द से मतलब चाहना से ही चाहत बनी है, तो ये भाव है, तो भाववाचक शब्द कौन सा है? तीसरा। अब आ जाइए करणवाचक। बुहारने का साधन या माध्यम क्या है? बुहारी, झाड़ू जिसको हम बोलते हैं। तो बुहारने का साधन, ये बुहारने का मतलब झाड़ू लगाना, तो बुहारने का साधन या माध्यम क्या है? बुहारी। तो राइट ऑप्शन क्या है? 1। तो अब आप देखो 2 4 3 1, 2 4 3 1, राइट ऑप्शन सेकंड।
ऐसे आप कर लिया करो। आइए 13वां क्वेश्चन देखिए, अन प्रत्यय के जुड़ने से किस शब्द का भाववाचक कृत प्रत्यय रूप नहीं बनेगा? तो देखो ये बेटा, ये चुभना, अकड़ना, उलझना, और बेटा अब चुभना प्लस किस शब्द के साथ जोड़ने से भाववाचक कृतपद बनेगा? नहीं बनेगा। तो देखो अन प्रत्यय जोड़ो इसमें तो क्या बनेगा? चुभन। ठीक है, इसमें अन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा? अकड़न। अकड़न। और इसमें अन प्रत्यय जोड़ा तो उलझन। उलझन ऐसे बनाया करो बेटा, ये मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूं। अब आप जैसे यहां पर अगर आप बच प्लस अन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बचन। और ये कोई शब्द होता ही नहीं है। ठीक है, अब चुभन, अकड़न, उलझन, ये तो बन गए भाववाचक। ठीक है, अब आप ये कब, अब ये तो अगर बच से अन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये तो क्या बनेगा? वचन बनेगा, और वचन शब्द होता ही नहीं है। इसलिए यहां पर क्या है, या ये अलग है, ये इसमें बचाना, एक शब्द क्या बनेगा? बचाना। बचाना प्लस अत प्रत्यय, जब इसमें ये अत प्रत्यय जोड़ेगा तब बनेगा ये बचत। बचाना प्लस अत बराबर तब बनेगा ये बचत, इसलिए राइट ऑप्शन है फोर्थ। ठीक है ना? तो चुभ प्लस अन बराबर चुभन, अकड़ना प्लस अन बराबर अकड़न, उलझना प्लस अन बराबर उलझन, और बचाना प्लस अत बराबर बचत। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये ना क्यों लगा रहा हूं? बेटा ये बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, बहुत सारे टीचर्स ये बात नहीं जानते, मैं बड़े प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं, और पुस्तकों में भी ये चीज गलत रूप में दर्शाई गई है। क्योंकि चुभ कोई धातु नहीं है, कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है धातु के साथ में, यदि या तो धातु हो या क्रियापद हो। और धातु शब्द वे ही हैं जो संस्कृत से ग्रहण किए गए हैं, क्योंकि संस्कृत में ही धातु होते हैं, हिंदी में तो क्रिया होती है, हिंदी में धातु नहीं होते। हिंदी में धातु वे ही शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं, जो के त्यों हिंदी में प्रयोग हुए हैं, फिर उनके वो क्रियापद भी हैं और धातु पद भी हैं, क्योंकि संस्कृत में तो धातु और धातु से बनी क्रियापद। ऐसे ही हिंदी में धातु भी हैं और क्रियापद भी हैं, लेकिन धातु और क्रियापद वाले शब्द वे ही हैं जो संस्कृत से आए हैं। अब जो केवल और केवल हिंदी के शब्द हैं उनका धातु रूप होता ही नहीं है, क्योंकि हिंदी में धातु होते ही नहीं है। ये तो वही है जो हमारी परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं। अब जैसे चुभ है, चुभ कोई धातु नहीं है। चुभ धातु क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसके रूप चलाएंगे तो चुभती चुभते चुभंती थोड़ी बनेगा, या अकड़ती अकड़ते अकड़ंती, या उलझत उलझल उलझंती, ऐसे रूप थोड़ी चलेंगे। तो ये तो हिंदी के शब्द हैं, ये तो हिंदी के शब्द हैं। तो जो शब्द हिंदी के हैं और वो धातु रूप नहीं है, तो कृत प्रत्यय लगाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उनको क्रियापद बनाना पड़ेगा, और क्रियापद बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ना लगाते हैं, क्योंकि अगर हम उनको क्रियापद नहीं बनाएंगे तो कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। कृत प्रत्यय का प्रयोग होता ही वहां है जहां धातु होता है, क्योंकि कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या है कि वे प्रत्यय या वे शब्दांश जो किसी धातु के परे प्रयुक्त होकर सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, तथा इनसे बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। यह ध्यान रख लेना बेटा। तो चुभ नहीं है, चुभना। तो चुभना में अन प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा? चुभन। अकड़ना में क्या? क्योंकि अकड़ मूल शब्द नहीं है, अकड़ धातु नहीं है, अकड़ना है। ऐसे ही उलझना है, ऐसे ही बच धातु नहीं है, वो अलग है। वो वच धातु क्या है? अलग है, वो वच है। वच से क्या बनेगा? वक्ता।
ये कभी अगर आपको मौका मिलेगा तो हम आपको पढ़ाएंगे। मैं अपने बच्चों को तो पढ़ाता ही हूं, यहां पर जो मेरे विद्यार्थी हैं भाटिया आश्रम के, मैं उनको पढ़ाता हूं, ये सारी चीजें बताता हूं। निम्नलिखित में से करणवाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण किस शब्द के पीछे नी प्रत्यय जोड़ने से बनेगा? अब जैसे ओढ़ना है, यहां पर भी वही चीज है, मिलाना, कतरना और झूलना। अब आप देखो, ओढ़ना प्लस नी प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? ओढ़नी। ये बन गया ओढ़ने का साधन या माध्यम। कर्ण प्रत्यय पूछ रहा है ना वो, तो ओढ़ने का साधन या माध्यम ओढ़नी, मिलाने का साधन या माध्यम, यहां पर आप देखेंगे मिलाने का साधन क्या है? मेला। यहां आ लगा दो, आ प्रत्यय, मेला। नी लगा दिया तो कतरनी, और झूलने का साधन लग गया झूला। निम्नलिखित में से करणवाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण किस शब्द के पीछे नी प्रत्यय जोड़ने से बनेगा? अब बेटा इसमें कतरनी बनेगा, क्योंकि ओढ़नी भी है, ओढ़ने का साधन या माध्यम ओढ़नी है, और कतरने का साधन या माध्यम कतरनी भी है। कतरनी कहते हैं कैंची को। तो इसके दोनों ही विकल्प हैं, ये आप देख लेना। किस विकल्प में संज्ञा का प्रयोग हुआ है? संज्ञा का, अब चाहे वो संज्ञा व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, या भाववाचक हो, समूहवाचक हो, या द्रव्यवाचक हो। मैं सकुशल पहुंच गया हूं, अब मैं यहां पर सर्वनाम है। वह बैठना चाह रहा था, वह, मुझ में अब कोई चाह नहीं रही, कोई मुझे नहीं चाहता। अब देखो, यहां मैं बैठना चाह रहा हूं, अब यहां किस विकल्प में संज्ञा का प्रयोग हुआ है? मुझ में अब कोई चाह नहीं रही। चाह का मतलब चाहत, चाहत, और चाहत शब्द से बना है चाह, और यह है भाववाचक संज्ञा। ये कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है ये। इसलिए राइट ऑप्शन थर्ड, क्योंकि वह बैठना चाह रहा है मतलब बैठना चाहता है, यहां तो ये क्रिया रूप है, और मुझ में अब मतलब कोई मुझे नहीं चाहता, तो ये भी क्रियापद है। इसलिए मुझ में अब कोई चाह नहीं रही, मतलब मेरी अब कोई इच्छा नहीं रही है। किस विकल्प में एकाधिक संज्ञा भेद रूप हैं? एकाधिक मतलब एक से अधिक। मैं आपकी कुशलता हेतु कामना करता हूं, उसे अपने आप पर अभिमान है, बच्चा बहुत डर गया, बच्चा डर के कारण रोने लगा। अब देखो आप, यहां कोई है ही नहीं, फोर्थ विकल्प है, बच्चा डर के कारण। अब संज्ञा की एकाधिक भेद क्यों है? बच्चा यहां पर कौन सा वो है? जातिवाचक संज्ञा, यहां पर ये जातिवाचक संज्ञा है। और डर के कारण, डर क्या है? डर के कारण, डर का भाव पैदा हो गया, तो यहां पर कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो कितनी संज्ञा हो गई यहां पर? 2। इसलिए राइट ऑप्शन बेटा, मैं इसलिए क्योंकि 100 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवाने हैं, थोड़ा सा मैं कम समय दे रहा हूं, बकाया
मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में यह चीज आएगी। आइए, वह आपकी उदासी सहन नहीं कर सका, वाक्य में भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? वह आपकी उदासी सहन नहीं कर सका। अब देखो, उदास से बना है उदासी, उदास, उदास प्लस ई, उदास गुण है और ई प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय लगा हुआ है ई, तो ये कौन सा है? वह आपकी उदासी सहन नहीं कर सका, वाक्य में भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? विशेषण से। ठीक है, उदास विशेषण है ये। चलिए, किस शब्द में भिन्न संज्ञा पद है? भिन्न संज्ञा पद। वे हवा महल के सामने खड़े थे, सर्दी बढ़ गई थी, जयपुर का बाजार खुल गया था, मैं बड़ी चौपड़ पर खड़ा था। अब देखो आप, किस शब्द में भिन्न संज्ञा पद है? हवा महल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। सर्दी भाववाचक संज्ञा है, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाजार जातिवाचक संज्ञा, बड़ी चौपड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हवा महल किस शब्द में भिन्न संज्ञा पद है? ये सब व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। सर्दी बढ़ गई थी, तो इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो किस शब्द में भिन्न संज्ञा पद है? सर्दी बढ़ गई थी, भाववाचक संज्ञा। प्रेमचंद ने वैसे तो अनेक उपन्यास लिखे हैं, लेकिन गोदान कृषकों के जीवन की कहानी कहता है। अब देखो, प्रेमचंद, उपन्यास, गोदान, कृषकों, जीवन और कहानी। वाक्य के संदर्भ में संज्ञा संबंधी असत्य कथन है। वाक्य में संज्ञा के सभी भेद हैं। वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण हैं। वाक्य में जातिवाचक संज्ञा के 2 से अधिक उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा का भी प्रयोग हुआ है। तो वाक्य में अब आप देखो, यहां पर प्रेमचंद व्यक्तिवाचक, गोदान व्यक्तिवाचक, अब यहां कृषकों, जीवन और उपन्यास, ये ठीक है ना, ये तीनों के तीनों जातिवाचक है। तो वाक्य में जातिवाचक संज्ञा के 2 से अधिक उदाहरण हैं। राइट ऑप्शन थर्ड। रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि आज भी पाठकों के बीच अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वाक्य में संज्ञा भेद नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि आज भी पाठकों के बीच अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वाक्य में संज्ञा भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, 2 व 3 दोनों। अब देखो, रविंद्रनाथ ठाकुर और गीतांजलि, ठीक है, और पाठकों, तो पहला और दूसरा दोनों ही हो गए ना। अरे भाई, पाठक जातिवाचक संज्ञा है ना, तो व्यक्तिवाचक भी हो गया और जातिवाचक भी हो गया। तो पहला और एक सेकंड रुकिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि आज भी पाठकों के बीच अपना महत्वपूर्ण स्थान, हाँ स्थान और हो गया ना, ये हो गया। पाठकों के बीच अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वाक्य में संज्ञा भेद नहीं है। भाववाचक 1 और 3, भाववाचक संज्ञा नहीं, तीसरा सही है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा राइट। निम्नलिखित में से सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अब ये भी बड़ा वो है, ये इसमें कीड़ा है वैसे, क्योंकि कीड़ा 2 है। जैसे अब हमेशा ये कीड़ा ही शब्द में प्रयुक्त होता है। अगर इसके सामने मादा लगाएंगे तो ही मादा कीड़ा बनेगा, अन्यथा वैसे नहीं बनेगा। रोहिणी, ये जो हमारे
बलराम जी है ना, बलराम जी की पत्नी का नाम है रोहिणी। ठीक है। और वैसे रोहिणी नक्षत्र भी होता है, ये भी पुल्लिंग है नक्षत्र के आधार पर, और रोहिणी ये स्त्रीलिंग है। कार्तिक और जनवरी, तो कीड़ा हमेशा पुल्लिंग रूप में होता है। नेक्स्ट आइए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अनुचित युग्म है। दास का दासी, राइट है। सेठ का सेठानी, माली का मालिन, योगी का योगिन नहीं होता, योगिनी होता है, योगिनी, इसलिए राइट ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अनुचित, थर्ड में, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द रूप नहीं है। पुल्लिंग शब्द, बुलावा, शिकायत, दुख, क्रोध। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द रूप नहीं है। अब आप देख लो, मुझे अब अगर आपको ये लिंग का ज्ञान करना हो तो आप वाक्य में प्रयोग करके देख लो, सबसे अच्छा तरीका है। मैं अपने बच्चों को यही बताता हूं कि आप किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग करके देख लो। मुझे मां का बुलावा आया है, मुझे मां का बुलावा आया है, कि आई है, मुझे मां का बुलावा आई है, नहीं, बुलावा आया है, तो ये क्या है? ये पुल्लिंग है। अब मुझे बहुत दुख हुई है या दुख हुआ है, तो ये भी पुल्लिंग है। मुझे बहुत क्रोध आता है कि आती है, आता है, तो ये भी पुल्लिंग है। उसने मेरी शिकायत कर दी या की, तो शिकायत की या किया, शिकायत की, ये स्त्रीलिंग है। तो राइट ऑप्शन सेकंड। अक प्रत्यय से बना वह शब्द जिसके पीछे एका जोड़ने से भाववाचक संज्ञा रूप नहीं बनेगा। अब देखो, सेवक प्लस एका बराबर सेविका, सेविका, एका लगा दिया तो बालिका, बालिका, एका लगा दिया तो पाठिका, बैठक में नहीं लगेगा, बैठक अपने आप में ही भाववाचक शब्द है। बैठना प्लस का बराबर बैठक। आज मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। किस शब्द के पीछे वती जोड़ने से स्त्रीलिंग रूप नहीं बनेगा? पुत्रवान में वती लगा दिया तो पुत्रवती, गुणवान में लगा दिया तो गुणवती, बलवान में लगा दिया तो बलवती, लेकिन हैवान में बना दी, हैवान में लगा दिया तो हैवानवती नहीं होता। हैवान तो अपने आप में स्त्री और पुरुष दोनों ही है। राइट ऑप्शन सेकंड। किस शब्द के आदि में मादा शब्द जोड़ने से उसका स्त्रीलिंग रूप नहीं बनेगा? मैं आपको बता देता हूं कि कुछ जैसे अब लिंग की बात हम करते हैं तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप अलग अलग नहीं होता। ये केवल जानवरों में, पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में ही होता है। ठीक है ना? जैसे भेड़िया, भेड़िया का क्या बना देंगे तो मादा भेड़िया, मादा भेड़िया, ये स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही मच्छर का मादा मच्छर, मादा मच्छर। ऐसे ही मादा खरगोश, खरगोश। अब बात आती है मक्खी की, तो मक्खी तो अपने आप में स्त्रीलिंग है, तो इसका तो नर मक्खी बनेगा, नर मक्खी, क्योंकि मक्खी शब्द अपने आप में ही स्त्रीलिंग है। इसलिए मादा जोड़ने पर उसका स्त्रीलिंग किसका रूप नहीं बनेगा? मक्खी का, क्योंकि वो तो स्वयं में ही मादा है। मेरे साथ पढ़ने वाला रमेश अक्सर बचकानी हरकतें करता था। वाक्य में उद्देश्य है, उद्देश्य रमेश, राइट ऑप्शन सेकंड। और मेरे साथ पढ़ने वाला, ये उद्देश्य का विस्तार है। कौन सा रमेश? के मेरे साथ जो पढ़ता था, मेरे साथ पढ़ने वाला रमेश, तो ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। नेक्स्ट, मोहन को कीमती घड़ियां पहनने का शौक था। वाक्य रचना के आधार पर है। मोहन को कीमती घड़ियां पहनने का शौक था, मोहन को कीमती घड़ियां पहनने का शौक था, तो मोहन हो गया यहां पर उद्देश्य, और कीमती घड़ियां पहनने का शौक ये हो गया उद्देश्य,
और ये विधेय। तो राइट ऑप्शन सरल वाक्य है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो सरल वाक्य है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, किस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं? किस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं? अगर आपको मालूम हो तो हम मिश्रित वाक्य की परिभाषा लिखाते हैं कि वे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, चाहे प्रधान उपवाक्य हो अथवा ना हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। और हम जब प्रधान वाक्य की परिभाषा पढ़ते हैं, मतलब उसकी संयुक्त वाक्य की, तो उसमें पढ़ते हैं हम कि वे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य, दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य परस्पर मिलकर वाक्य बनाते हैं, वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड। अगला देखिए, गुरुजी हमें कक्षा में वह कहानी सुना रहे थे जो दादी मुझे बचपन में सुनाया करती थी। वाक्य में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हुआ है जो प्रधान उपवाक्य की किस संज्ञा शब्द के साथ के स्थान पर आया है? गुरुजी हमें कक्षा में वह कहानी सुना रहे थे जो दादी मुझे बचपन में सुनाया करती थी। जो दादी मुझे बचपन में क्या सुनाया करती थी? कहानी। तो राइट ऑप्शन क्या है? कहानी। कहानी के स्थान पे आया है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं होता। अर्थ के आधार पर संदेहात्मक वाक्य होता है, इच्छार्थक वाक्य होता है, संकेतार्थक होता है, लेकिन प्रेरणार्थक तो क्रिया होती है, वाक्य नहीं होता। आइए, राइट ऑप्शन सेकंड है। किस वाक्य में कर्म प्रधान वाक्य है जिसमें कर्म का प्रयोग हुआ है? समय पर लौट आऊंगा, आज जल्दी पहुंच गया हूं, सही निर्णय लिया गया है, सामान पहुंचा दिया है। राइट ऑप्शन थर्ड है। अगर आप कहेंगे कि सामान पहुंचा दिया है, अगर यहां पर यह होता कि मेरे, अब यहां अगर आप पढ़ेंगे ना, यहां तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। यहां देखिए आप, सही निर्णय लिया गया है, मतलब मेरे द्वारा या उसके द्वारा सही निर्णय लिया गया है, तो यह कर्म प्रधान वाक्य है। मतलब ये कौन सा है? कर्मवाच्य। ये कौन सा वाक्य है? ये कर्मवाच्य है, क्योंकि कर्मवाच्य वाक्य होते हैं उनमें कर्म प्रधान होता है। मेरे द्वारा सही निर्णय लिया गया है, यदि यहां पर एक शब्द और जुड़ जाता, मेरे द्वारा सामान पहुंचा दिया गया है, तो यह वाक्य भी हो जाता। कर्म का बोध तो यहां भी हो रहा है, लेकिन यह कर्मवाच्य वाक्य नहीं है। कर्मवाच्य वाक्य तो यही है, सही निर्णय लिया गया है। इसका मतलब है मेरे द्वारा सही निर्णय लिया गया है। निर्णय लेना कर्म है। तो राइट ऑप्शन थर्ड। रचना के आधार पर वाक्य भेद व उदाहरण संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। वही आप, ये हमेशा ध्यान रखना, ए बी सी डी, ये आप गांठ बांध लो इसमें। आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें आज्ञा दी जाए, देखो साहब कौन सा है? हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, 8 बजते बजते घर लौट आना। राइट ऑप्शन 2। निषेधात्मक वाक्य, जिसमें निषेध हो, वह हम वहां समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। 3। इच्छार्थक वाक्य, जिसमें कुछ इच्छा हो रही हो, भगवान तुम्हें क्या है, ईश्वर आप सबको सद्बुद्धि दे, पता, जिसमें इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, ये जो दी जाती हैं वो इच्छार्थक वाक्य होते हैं। तो कौन सा है साहब? 4th। और संकेतार्थक, जिसमें संकेत किया जाता है, मतलब किसी एक कार्य के होने के पीछे दूसरे कार्य का होना बताया जाता है। ये सशर्त भूतकाल और सशर्त भविष्यकाल के वाक्यों में भी होता है ऐसा। तो ये संकेतार्थ है फर्स्ट। अब आप देखो विकल्प कौन सा है? 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। इसका मतलब है कि राइट ऑप्शन फर्स्ट। अब आ जाइए आप प्रश्न संख्या 34 पर। किस विकल्प में क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो उपवाक्य है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। आप तो यूं मान के चलिए, पहला होता है संज्ञा उपवाक्य। यहां से चलो आप, संज्ञा उपवाक्य। और इनकी ये पहचान होती है, सबसे बड़ी पहचान,
कि ये की से जुड़े हुए होते हैं, ये आप अपने दिमाग में फिट रख लें। दूसरे होते हैं विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, ये जो, जिसे, जिसने, जिसको, जैसा, जैसी, ऐसा, वैसी, इनसे ये जुड़े हुए होते हैं का प्रयोग मिलता है, प्रयोग होता है, होता है। और अगले हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, उपवाक्य। इनमें क्या होता है, ये जुड़े हुए होते हैं, जैसे आपने क्रिया विशेषण अव्यय पढ़े हैं ना, उसी के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल जो कहते हूं वही है। इनमें कालवाचक शब्दों, मतलब कालवाचक शब्दों का प्रयोग मिलता है, स्थानवाचक शब्दों का प्रयोग मिलता है, रीतिवाचक शब्दों का प्रयोग मिलता है, परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग मिलता है, और एक कार्य कारण संबंध, जिसको हम कहें ना कार्य कारण संबंध, कार्य कारण संबंध, हेतु, जैसे यदि तो ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें मिलता है। ये क्रिया विशेषण अव्यय उपवाक्य हैं। अब आप देखो यहां किस विकल्प में क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कपड़े बाहर सुखा दो ताकि बारिश में भीगे नहीं। ताकि, चूंकि, क्योंकि, ये है ना, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य, ताकि, चूंकि, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा यद्यपि मुझे बहुत तेज बुखार है। यद्यपि वे मेरे साथ ही जाना चाहते थे इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा। दुनिया उसका सम्मान करती है जो विद्वान और गुणवान होता है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, आप देखिए कि जो दुनिया उसका सम्मान करती है जो विद्वान और गुणवान होता है। तो अब हमें तो चाहिए क्रिया विशेषण का, तो क्रिया विशेषण के तो ये सारे के सारे हैं, इसमें नहीं हुआ है क्योंकि ये तो किसका है, विशेषण का। दुनिया उसी का सम्मान करती है जो विद्वान और गुणवान होता है। तो जो विद्वान और गुणवान होता है दुनिया उसी का सम्मान करती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया विशेषण उपवाक्य। और सारे के सारे क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। ये चूंकि, ताकि, क्योंकि, यद्यपि, इसलिए इनका प्रयोग इसमें होता है। तो किस विकल्प में क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो राइट ऑप्शन है फोर्थ। ये संज्ञा उपवाक्य, ये की से जुड़े हुए होते हैं, और ये विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य ये जुड़े होते हैं जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिसको, जैसा, जैसी, ऐसी, वैसी। ये कहां गया भैया वो, खैर मैं अभी, वो टेक्नीशियन आएंगे वो मैं बता दूंगा आपको। जिसको, ये जो मिश्रित वाक्य है ना बेटा, ये मिश्रित वाक्य, ये लगभग विशेषण उपवाक्य है ये, ठीक है। और अगला होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीसरे ये है होते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण
क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये होते हैं जिसमें अब आप क्रिया विशेषण में कौन कौन से आते हैं? कालवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, रीतिवाचक और कार्य कारण। कार्य कारण, कार्य कारण का मतलब हेतु। यदि वह आता तो मैं जाता, तो ये हेतु। जितने भी कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ये शब्द उसमें आते हैं। अब किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? हम कल तक लौट आएंगे, काश तुम पहले आ जाते, उसे अपने साथ लेकर आना, संभवतः मोहन नहीं बैठा है। हम कल तक लौट आएंगे, काश तुम पहले आ जाते। अब देखो कल, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि क्रिया विशेषण कौन सा है जिसमें काल का प्रयोग हो रहा है, समय का, तो हम कल तक लौट आएंगे। नेक्स्ट देखिए, आप किस प्रकार मुझे अपमानित, आप इस प्रकार मुझे अपमानित नहीं कर सकते। वाक्य में अव्यय है इस प्रकार। देखो आप, इस प्रकार, यही है राइट। आप मुझे इस प्रकार अपमानित नहीं कर सकते। इस प्रकार, किस प्रकार, ये रीतिवाचक है। ये किस विकल्प में भिन्न क्रिया विशेषण शब्द समूह है? ऊपर, नीचे, इधर, उधर, यहां, वहां, दाएं, बाएं, निकट, ये सब स्थान का बोध कराने वाले। ये सब क्या है? स्थानवाचक। ये स्थानवाचक है ये। जबकि प्राय, बहुधा, अक्सर, ये क्या है? कालवाचक है। तो राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, बच्चा सहसा डर गया। वाक्य में क्रिया विशेषण है सहसा, अचानक। कौन सा है? रीतिवाचक। किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण अभी क्या बताया था? वे रविवार को घूमने जाते थे। हम 10 बजे तक बगीचे में बैठे रहते हैं। उसे प्रतिदिन यहां भेजा करो। अब आप देख लो, चौथा है 1 व 2। वे रविवार को घूमने जाते हैं। किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण का मतलब है कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो उसे प्रतिदिन यहां भेजा करो। प्रतिदिन, राइट ऑप्शन थर्ड। समय का बोध हो रहा है, प्रतिदिन। क्रिया विशेषण भेद व उदाहरण संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। वही यहां पर ए, बी, सी और डी। कालवाचक, कालवाचक समय का बोध होने वाला। मैं रमा के घर बराबर आता जाता था। मैं रमा के घर बराबर आता जाता था, बराबर। तो इसका मतलब हो गया ये हो गया रीतिवाचक। इसका मतलब बी में 1। रीतिवाचक, अब कालवाचक का देखो, तुम्हें यथाशक्ति चलना फिरना चाहिए। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। नहीं नहीं, बी में 2 है। बी में 2। बच्चा लगातार, कालवाचक 3, ए में 3। परिमाणवाचक यथाशक्ति 2। स्थानवाचक निकट 4। 3, 2। कालवाचक, लगातार,
कालवाचक लगातार 3 है ना, ए में 3, हाँ तो ए में तो 3 है। बी में रीतिवाचक, 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 रीतिवाचक हो गया 1, परिमाणवाचक 3, स्थानवाचक 4, परिमाणवाचक कालवाचक हो गया लगातार 3, ए में 3 है, राइट है। रीतिवाचक लगातार बी में, या बी में 2, बी में 2, परिमाणवाचक बराबर 1, अब हो गया सही। 3 2 1 4, 1 4 2 है, राइट ऑप्शन 2। थोड़ी बहुत ज्यादा अधिक, इसमें से किस शब्द का प्रयोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग असंगत माना जाएगा? थोड़ी, क्योंकि बहुत ज्यादा अधिक इनका लिंग परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि अव्यय शब्द भी होते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता हो। किसका प्रयोग करने से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक, काल या पुरुष, किसी का भी प्रयोग करने से कोई परिवर्तन नहीं होता हो। अब इसमें तो थोड़ा का, ये थोड़ा हो गया और थोड़ा से क्या बन गया? थोड़ी भी बन गया, तो इसमें तो परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से ये अव्यय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, संभवतः आप जानते थे कि मैं मोहन से पहले भी मिल चुका हूं। वाक्य में मिश्रित वाक्य के किस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग हुआ है? संभवतः आप जानते थे कि, ये मैंने अभी बताया था, आपको याद हो तो, कि जो मिश्रित वाक्य होते हैं ना, ये अमूमन इसी प्रकार के होते हैं और ये उसमें भी ये प्रयोग होता है। तो राइट ऑप्शन की, ये संज्ञा उपवाक्य है, ये संज्ञा उपवाक्य है। ये अगर की से जुड़ा है तो संज्ञा उपवाक्य है। निम्नलिखित में से असंगत स्त्रीलिंग रूप है? वीर का वीरांगना, सम्राट का साम्राज्ञी, सास का ससुर, विद्वान का विदुषी। विदुषी शब्द बनेगा ये, तो राइट ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, विधाता का स्त्रीलिंग रूप किस प्रत्यय के जोड़ने से बनेगा? त्री, विधात्री। क्या बनेगा? विधात्री, विधात्री। निम्न में से विशेषण निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? तूफानी, क्योंकि आवारा से क्या बनेगा? आवारगी, आसान से बनेगा आसानी, निम्नता से बनेगा, मतलब निम्न से बनेगा निम्नता। तो ये विशेषण से निर्मित भाववाचक शब्द है। और ये है भैया तूफान। तूफान क्या है? संज्ञा। तूफान क्या है? संज्ञा। और तूफान से बना है ये तूफानी विशेषण। ये क्या बन गया? विशेषण। तो ये तो उल्टा हो गया। विकल, अटल, अतुल, स्थिर, ध्रुव, इसमें से कौन से शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? अटल, स्थिर, ध्रुव। विकल, अटल, अतुल, स्थिर, अटल, अतुल। राइट ऑप्शन फर्स्ट। अटल का मतलब भी जो न टलने वाला हो, स्थिर का मतलब जो थिर हो, जो हिले डुले नहीं, और ध्रुव का मतलब है वो भी अटल होता है। ध्रुव सत्य, सनातन सत्य, अटल सत्य। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं? पवि, दंभ, अनूप, अद्भुत, अभिराम, तमचर, हरि, निर्भर, आकुल, व्यग्र, उद्विग्न और आतुर। राइट ऑप्शन 4, ये सही है।
किस विकल्प में भिन्न पर्यायवाची शब्द है? किस विकल्प में भिन्न पर्यायवाची शब्द है? करवीर, अग्निधान, तेमनी और कौड़ा। करवीर, करवीर का मतलब अंगूठा होता है। अंगूठा होता है, जबकि इसका भी अर्थ अंगीठी होता है। और तो वैसे तो बहुत सारे शब्द अर्थ हैं। अग्निधान अंगीठी को भी कहते हैं और हवन कुंड को भी कहते हैं। हवन कुंड, हवन कुंड, ठीक है। करवीर तलवार को भी कहते हैं। और कनेर का फूल भी होता है। कनेर का फूल, कनेर का फूल करवीर कहते हैं इसको भी, ठीक है। ये तेमनी, तेमनी का मतलब भी ये अंगूठी वो अंगीठी होता है। अंगीठी, इसका भी मतलब अंगीठी होता है। वैसे ये हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका हिब्रू भाषा का शब्द है ये तेमनी। इसका अर्थ होता है मतलब मेरा राइट हैंड, जिसको हम कहें दाहिना हाथ। दाहिना हाथ, राइट हैंड होता है ना वो। और कौड़ा का मतलब भी अंगीठी होता है। अंगीठी और कौड़ा, ये कौड़ी का बड़ा रूप भी होता है। कौड़ी का बड़ा रूप, बड़ा रूप, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखें किस विकल्प में भिन्न पर्यायवाची शब्द। अब देखो आप, ये भी अंगीठी अंगीठी अंगीठी, अग्निधान भी अंगीठी को कहते हैं, तेमनी भी अंगीठी को कहते हैं और कौड़ा भी अंगीठी को कहते हैं। करवीर का मतलब अंगूठा होता है। तो ये अपोजिट वो हो गया, अलग हो गया। आइए, निम्न में से असंगत पर्यायवाची शब्द समूह कितने हैं? रहतास्व, अभ्यागत, अवबोध, निश्चितता, अहम भाव, परवश, वायु सुख, वेनजीर, क्रमांक, संभाग, अवयव, घटक। अब आप देख लो, तो संभाव, अवयव और घटक, इसका मतलब ये एक के ही, ये सब पर्यायवाची एक है। नेक्स्ट देखो, इतिहा, परिणति, उपसंहार, ये पर्यायवाची हैं अंत के। अंत को ही हम इतिहा, परिणति या उपसंहार कहते हैं। मित्रों, जैसे सब इंस्पेक्टर की चल रही है ना टेस्ट सीरीज, ऐसे ही अन्य कोर्सों की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप अपने साथ साथ ऐसे विद्यार्थियों को भी हमसे जोड़ सकते हो जो इन परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलडीसी ग्रेड सेकंड। अब आप देख लो, 16 पेपर हैं टोटल, 8 फर्स्ट पेपर के और 8 सेकंड पेपर के। लैब असिस्टेंट के भी कुल टोटल 10 पेपर हैं और पूरे पाठ्यक्रम के 3 पेपर हैं। आरएएस प्री के शेड्यूल पेपर हैं 12 और संपूर्ण पाठ्यक्रम के 2 हैं। और पुलिस सब इंस्पेक्टर के तो आपको पता ही है चल रहे हैं। एसएससी जीडी के भी कुल शेड्यूल पेपर 10 हैं और पूरे पाठ्यक्रम के पेपर 2 हैं। वनपाल या वन रक्षक के भी शेड्यूल पेपर 9 हैं और संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर जो हैं वो 2 हैं। आरएएस मेंस के भी शेड्यूल पेपर 6 हैं और संपूर्ण टेस्ट पेपर्स आपको चारों पेपर के भी मिलेंगे। तो आइए आप हमसे जुड़िए और लोगों को भी हमसे जोड़िए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। असंगत विलोमार्थी युग्म है, शब्द युग्म। असंगत, अस्वस्थ का स्वस्थ, अति का अल्प, अर्जन का सर्जन, अगला का
पिछला, अर्जन का वर्जन है। तो राइट ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी युग्म कितने हैं? निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी, अधम का उत्तम, अनुग्रह का विग्रह, अक्षम का असक्षम, छत का विछत, केवल एक, केवल 3। अब देखो किस निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म कितने हैं? तो भैया एक ही है, एक ही है, केवल 3। अक्षम का सक्षम होता है, असक्षम थोड़ी होता है, ये तो एक ही बात हो गई। अन उपसर्ग से बना अनुचित विलोमार्थी शब्द युग्म है। अपकार का अनुपकार, अवरोध का अनवरोध, अधिकृत का अनधिकृत, अभ्यस्त का अनभस्त। तो उपकार का उपकार, अपकार का अनुपकार। अनुयायी का विलोमार्थी क्या होगा? अनुयायी का विरोधी, राइट ऑप्शन 4। अनुयायी का जो अनुसरण करता है वो अनुयायी, और जो उसका विरोधी है वो तो है ही है। अद्यतन का विलोमार्थी है अद्यतन, अद्यतन का विलोम होता है पुरातन। अद्यतन का मतलब लेटेस्ट, और पुरातन का मतलब पास्ट, बहुत पहले का। स्थान, ढेर, सूर्य, पाप, स्थिर, पृथ्वी आदि, घर, मूल्य, पूजनीय, इन अर्थों से संबंधित शब्द शब्द युग्म नहीं है। तो देखो स्थान का मतलब तो होता है आगार, और ढेर का मतलब होता है आगर, अग का मतलब सूर्य, और अघ का मतलब पाप, ये भी है। संबंधित शब्द युग्म नहीं है। अचल कहते हैं स्थिर को, और अचला कहते हैं पृथ्वी को। इसका मतलब है अघ और अज्ञ नहीं है। अघ का मतलब पाप होता है, ये है भैया। तो राइट ऑप्शन 3। युग्म शब्द व अर्थ संबंधी अनुचित युग्म है अम्ल, स्वच्छ, अमल, खटास, अचिर, शीघ्र, अजिर, आंगन, अयश, बदनामी, अयस, लोहा, अवश्य, अवश्य, वश रहित, जरूर। राइट ऑप्शन ये है भैया, क्योंकि स्वच्छ का होगा अमल, और अम्ल का मतलब होगा खटास। उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया है। ये तो होना चाहिए था ये, और ये होना चाहिए था ये, उल्टा कर दिया। संतान न खाने योग्य अर्थ वाला शब्द है। संतान, तो संतान कहते हैं अपत्य को, और ना खाने वाला अपत्य। राइट ऑप्शन 4। अद्य और आद्य शब्द युग्म का अर्थ है अद्य। अद्य माने आज, और आद्य का मतलब पहला। राइट ऑप्शन 3 यही है भैया। अनिष्ठ और अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब निष्ठा से रहित, और अनिष्ट का मतलब जो इच्छित नहीं है। तो अनिष्ट का मतलब निष्ठा से रहित, और अनिष्ट का मतलब बुरा। राइट ऑप्शन 4। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, अविवेकी होगा भैया। जिसमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो, अविवेकी होगा। जो अपना अच्छा भला नहीं जानता हो, भला बुरा नहीं जानता हो, तो अज्ञानी है, अविवेकी है।
नहीं तो बकाया तो सब में विवेक होता है। वाक्यांश व शब्द संबंधी असंगत युग्म है, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधानुकरण नहीं होता, अंधविश्वास होता है। अंध विश्वास या अंधभक्ति, या क्या होती है? अंधभक्ति। अंधभक्ति, अंधभक्ति जो अवश्य होने वाला हो, असंभावी, ये तो सब सही है। राइट ऑप्शन फर्स्ट। शब्द व वाक्यांश संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। बस वही ए बी सी डी, ए बी सी और डी। यहां अनिकेत, जिसका कोई घर नहीं हो, जिसका कोई निश्चित घर नहीं हो, बिल्कुल राइट है साहब, अनिकेत कहते हैं उसको। इसका मतलब क्या हो गया? फोर्थ। असामयिक, जो समय पर नहीं हो, थर्ड। अकथनीय, कथन न किया जा सके, फर्स्ट। अप्रत्याशित, आशा से रहित, सेकंड। देख लो आप, 4 3 1 2, तो राइट ऑप्शन थर्ड। अब आ जाइए आप 64 पर देखिए, वाक्यांश व शब्द संबंधी अनुचित विकल्प कितने हैं? जो पहले न देखा गया हो, वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो, जो वध करने योग्य न हो, रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा, अधिरथी। तो जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो वो तो अज्ञानी होता है, अल्पज्ञ नहीं होता। तो इसका मतलब है कि इसमें पहला व दूसरा दोनों के दोनों ही गलत हैं, क्योंकि वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो वो तो होता है अज्ञानी, और जो पहले न देखा गया हो वह होता है अदृष्ट, अदृष्ट पूर्व, अदृष्ट पूर्व होता है। मतलब जो पहले न देखा गया हो वो होता है अदृष्ट पूर्व। इसलिए राइट ऑप्शन हुआ इसमें पहला व दूसरा। अंतर कथा शब्द का प्रयोग किस शब्दांश के लिए होता है? मूल कथा में आने वाले प्रसंग। मान लो कोई मूल कथा चल रही है और उसके बीच बीच में कोई और कथाएं जोड़ दी जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा भागवती आचार्य या रामायण की कथा करने वाले लोग जो होते हैं ना, जो धर्माचार्य होते हैं, वो अपनी एक मूल कथा के साथ साथ अन्य कथाएं भी जोड़ देते हैं। किस विकल्प में तत्सम शब्द समूह नहीं है? तत्सम शब्द समूह नहीं है। अवगत, अर्पण, अन्यत्र, अनगिनत, अगहन, अमित, अवर, अर्चन, अग्र, अक्षर, अनशन, ये है राइट ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। भैया यही है, आश्चर्य, आयसु, अमलक, आरती, अज्ञानी, अहेर, इनमें से समान शब्द समूह है। आश्चर्य, अमलक, अज्ञानी, अहेर, आरती, अज्ञानी, आमलक, आरती, अज्ञानी। तो आश्चर्य, अहेर शब्द मतलब इनमें से समान शब्द समूह, आश्चर्य, आमलक, अज्ञानी, आयसु, अहेर, आमलक, आरती, अज्ञानी। राइट ऑप्शन थर्ड। आचमन का तद्भव शब्द है आचमन।
तत्सम तद्भव का अनुचित युग्म है। ईप्सा का ऐसा नहीं होता भैया, अनुचित युग्म एक व दो दोनों है भैया, चौथा है। ईप्सा का होता है इच्छा, और अनुत्थ का मतलब होता है उत्थ। अनुसंधान, अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाएगा? भैया वैज्ञानिक तरीके से किसी रहस्य का उद्घाटन करना ही या रहस्य का पता लगाना ही अनुसंधान कहलाता है। वैज्ञानिक ढंग से, तथ्यात्मक दृष्टि से। समानार्थी शब्द व अर्थ संबंधी असंगत विकल्प है। चिन्ह, निशान, लक्षण, विशेषताएं। अभिवादन, नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। चिन्ह का मतलब निशान, लक्षण का मतलब विशेषताएं, अभिवादन का मतलब नमस्कार, अभिनंदन का मतलब स्वागत। अवस्था का स्थिति, आयु का जीवन का एक भाग, तंद्रा ऊंघना, निद्रा गहरी नींद, यही है भैया। ये उल्टा कर दिया है। ये अवस्था का मतलब होता है जीवन का एक भाग, अवस्था कहलाता है। और आयु कहलाता है संपूर्ण जीवन। संपूर्ण जीवन को आयु कहते हैं कि भाई उसने 60 साल की उम्र प्राप्त की तो वो 60 साल उसकी पूरी आयु हो गई। और अवस्था का मतलब है जैसे बुढ़ापे की अवस्था, बचपन की अवस्था, प्रौढ़ावस्था, ऐसे। तो वो जीवन का एक भाग होता है। टीका शब्द का अर्थ है मूल पुस्तक का सामान्य अर्थ प्रकट करना। तो भाष्य का अर्थ क्या प्रयोग होगा? भाष्य का मतलब होता है ग्रंथ की विवेचनात्मक व्याख्या करना। राइट ऑप्शन ये है सब, थर्ड। मैं हठ नहीं अनुरोध कर रहा हूं कि आप मेरा कार्य शीघ्र कीजिएगा। वाक्य में हठ व अनुरोध शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं? अनुरोध शब्द किस अर्थ में प्रयोग हुए हैं? अनुरोध, आग्रह। नक्शा शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? वास्तुकार के में। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर, एरोमीटर, ये अलग अलग हैं। ये वायु की और उसकी गैस की सांद्रता को नापने के लिए किए जाते हैं। और ये सेक्सटेंट, ये उसको उसकी नॉटिकल मील और उनका पूरा का पूरा जानकारी हासिल करने के लिए किए जाते हैं। ऐसे ही है ये सब सारे सारे। शब्द शुद्धि का कारण उससे संबंधी अशुद्ध शब्द वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। ये शब्द अशुद्धि है, ये अशुद्धि। शब्द अशुद्धि का कारण और उससे संबंधित अशुद्ध शब्द वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। देखो ये मैं आपको बता देता हूं। शब्द होता है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, ठीक है। ये होता है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। ये होता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। और ये होता है तत्वावधान।
क्योंकि तत्व प्लस अवधान। अब आप देख रहे होंगे इसमें इसमें तो हो रहा है व का लोप, इसमें हो रहा है आ का लोप, इसमें से स्वर लोप हो रहा है, मतलब स्वर का लोप हो रहा है। इसमें ई का लोप हो रहा है, मतलब ई का हो रहा है, ई। ये गलत लिखे जा रहे हैं और इसमें ये आया है। अब आप देखो, आप नहीं, स्वर आगम हो गया, स्वर का आगम, ये तो आगम है। तो देखो आप यहां पे लिखो ए बी सी और डी, स्वरागम। स्वर का आगम कहां हुआ है? देखो आप यहां पर अपने को आवश्यकता ई की है ही नहीं है, जबकि यहां पर क्या आ गया है? ई आ गया है। तो यहां स्वर का आगम हुआ है, तो इसका मतलब ए में 2 है। स्वर का लोप यहां पर हमें चाहिए पूरा, और हो गया है, हमें पूरा चाहिए और हो गया है आधा। तो स्वर का लोप कहां हुआ है? तीसरे में। अब आ जाइए आप अनावश्यक व्यंजन। अनावश्यक व्यंजन क्या है? हमें शब्द चाहिए केंद्रीकरण, और यहां क्या आ गया है? ये आ गया है। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट। अब है व्यंजन लोप। हमें वह चाहिए ना, यहां पर भाई वह चाहिए हमें, और यहां पर वह है ही नहीं है, तो व्यंजन का लोप हो गया, तो इसका मतलब ये फोर्थ। तो अब आप विकल्प देखो, 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, राइट ऑप्शन फर्स्ट। किस विकल्प में शुद्ध शब्द नहीं है? अष्टावक्र, आजीविका, विहंगिनी, विरहणी। इसमें नहीं है, यह शब्द होता है विरहिणी, ये शब्द होता है। तो राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट, निम्न में से अशुद्ध शब्द समूह है। अशुद्ध शब्द समूह है द्वारका, कुमुदिनी, निंद्रित, पूजनीय, गोवर्धन, निश्चल, उत्सृंखल, अदृश्य, वलिष्ठ, उज्ज्वल, निरवलंब, स्वातंत्र्य। अशुद्ध शब्द समूह है गोवर्धन, निश्चल। राइट ऑप्शन थर्ड। प्रशंसा, ओहो, वर्ण क्रम भंग, राइट ऑप्शन फर्स्ट। आगे पीछे हो गए ये, क्योंकि ये शब्द होना चाहिए प्रशंसा, ये होना चाहिए आह्वान, और ये होना चाहिए आनंद। तो ये क्रम भंग हो गया है। वह हमारे गांव भर से मेरी शिकायत करता फिर रहा था। वाक्य में अशुद्धि है। वह सारे गांव भर में, तो सारे गांव भर में, पता, अब जब गांव भर आ गया तो सारे लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये अनावश्यक संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। ये इसमें क्या है? अनावश्यक संज्ञा संबंधी अशुद्धि है ये। तो ये अनावश्यक शब्द आया है इसमें, अनावश्यक संज्ञा संबंधी, ये अनावश्यक संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए कि आपसे यह गलती नहीं हुई है। वाक्य में किस शब्द के कारण अशुद्धि हुई है? सप्रमाण। अब सहित भी है साहब, क्योंकि या तो सप्रमाण उत्तर दीजिए या प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट। ये 2 तरीके से ठीक होगा ये वाक्य, या तो सप्रमाण उत्तर दीजिए या प्रमाण सहित उत्तर दीजिए,
जब सहित आ गया तो स लगाने की आवश्यकता नहीं है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? मोहन के बाद फिर कौन आएगा? तुम्हारी पुस्तक सबसे श्रेष्ठतम है, शुद्ध है। गुनगुना दूध पी लीजिएगा। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। तो अश्वमेध तो यज्ञ ही होता है, ये गलत आ गया, ठीक है ना। मोहन के बाद फिर कौन आएगा? तो जब बाद आ गया तो फिर लगाने की आवश्यकता क्या है? सबसे श्रेष्ठतम आ गया तो सबसे लगाने की कहां जरूरत है? गुनगुना दूध पी लीजिएगा, ये वाक्य शुद्ध है। ये अनुपयुक्त, ये अनावश्यक संज्ञा संबंधी अशुद्धि है ये। विपक्षी दलों को यह भय था कि इस बार निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। ये भय नहीं आना चाहिए यहां पर, आशंका। कहां है आशंका? हाँ, भय के निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, वाक्य में अनुपयुक्त शब्द है, भय की जगह पे आना चाहिए आकांक्षा। यहां पे आ जाएगा आकांक्षा, आशंका, 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 आकांक्षा नहीं, आशंका। क्या होगा? विपक्षी दलों को यह आशंका थी कि इस बार निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो भय नहीं, आशंका। राइट ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, विराम चिन्ह भेद व उससे संबंधी संकेत चिन्ह सुमेलित कीजिए। अपूर्ण विराम चिन्ह दो, ये भी वही एक, ए बी सी और डी। तो ए में अपूर्ण विराम चिन्ह 2, विस्मयादिबोधक चिन्ह 3, समास चिन्ह मतलब हाइफन 1, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह 4, मतलब डबल इन्वर्टेड कोमा, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। राइट ऑप्शन सेकंड। पत्र में अभिवादन सूचक शब्द के बाद किस चिन्ह का प्रयोग होता है? संबोधन। अभिवादन का मतलब अल्प विराम, अल्प विराम का मतलब सेमी कॉलन, नहीं वो कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन, कॉमे, कॉमा का प्रयोग होता है। उन्होंने कहा, अरे आप तो माता पिता का कहना नहीं मानते। वाक्य में कितने विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? देखो, अल्प विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह 2, पूर्ण विराम 3 और अवतरण चिन्ह 4 और हाइफन 5। राइट ऑप्शन 5। प्रश्न क्रमांक 87 में किन चिन्हों का प्रयोग हुआ है? उन्होंने कहा, अरे आप तो माता पिता का कहना नहीं मानते। तो अब देखो आप, इसमें क्या होगा? अल्प विराम, अवतरण चिन्ह और पूर्ण विराम, यही है। वैसे तो वो 5 हैं, लेकिन यही विकल्प सही है। मोहन नहीं चाहता था कि वह हमारे घर अंधेरे उजाले आकर लोगों की नजरों में आए। वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ है अंधेरे उजाले आना। भाई अंधेरे उजाले आकर लोगों की नजरों में आए, तो अंधेरे उजाले आकर, इसका मतलब असमय, असमय आना, असमय आना। आपने तो यह खतरनाक कार्य करके एक तरह से रिक्त स्थान पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। अंगारों पर पैर रखना। आपने तो यह खतरनाक कार्य करके एक तरह से अंगारों पर पैर रखने जैसा कार्य किया है। राइट ऑप्शन 2।
अब बात जब टेस्ट सीरीज की चल रही है तो आप जानते हो कि टेस्ट सीरीज के साथ साथ ये तो ऑनलाइन का खेल है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई ऑनलाइन में ही कार्य कर रहे हैं, हम दो दो संस्थान भी लेके बैठे हुए हैं। एक पहले से ही सूरतगढ़ में भाटिया आश्रम अनवरत रूप से चल रहा है और बड़े बड़े उच्च आयाम हासिल किए हैं। ऐसे ही उसी तर्ज पर यहाँ जयपुर में भी ये संस्थान कार्य कर रहा है और इसको 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। यहाँ पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो दोनों ही संस्थानों में हम इन कोर्सों को और चला रहे हैं। ये ऑफलाइन भी कोर्स चल रहे हैं, आरएएस प्री और मेंस का भी चल रहा है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का भी चल रहा है, लैब असिस्टेंट विज्ञान वाला, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का और सीईटी हाई कोर्ट 4th ग्रेड और कंप्यूटर अनुदेशक का भी यहाँ पर कोर्स चल रहे हैं। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अवगत करवाएं और बहुत ही नॉमिनल फीस में। सबसे बड़ी जो धन्यवाद देने वाली बात है ना, और आप लोगों के लिए सबसे बड़े फायदे की बात तो यह है कि बहुत ही मतलब कम से कम फीस में अच्छे से अच्छे विद्वान शिक्षकों के द्वारा दोनों ही संस्थानों पर पढ़ाया जा रहा है। आप आकर के देखो तो सही, आप सुनी हुई बात पर यकीन मत कीजिए। आप आइए, कक्षा लीजिए, आपको लगे कि हां वास्तव में ही यहां पढ़ाई होती है, यहां मजाक नहीं बनाया जाता पढ़ाई का। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप आइए, हमसे जुड़िए और अपने साथ साथ और बच्चों को भी बताइए। ये सबसे भलाई का काम है। अगला प्रश्न है हमारा 91। मुहावरे व अर्थ संबंधी अनुचित युग्म है अपना राग अलापना, अपनी ही बातों पर बल देना। भैया ये मत समझ लेना इस मुहावरे का अर्थ निकाल लें आप, हम अपना राग अलाप रहे हैं लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ में बेटा, ये आप निश्चित रूप में मान लीजिए। आप इसमें कोई मिथ्या प्रयोग नहीं हुआ है, एक भी शब्द मिथ्या नहीं बोला गया है। अगर मगर करना, टालम टोल करना, अथा में पढ़ना, कार्य विफल होना, अक्ल का पुतला होना, अत्यधिक बुद्धिमान होना। तो भैया अनुचित प्रयोग हुआ है ये अथाह में पढ़ना। अथाह में पढ़ना का मतलब है मुसीबत में फंस जाना, जिससे निकलने की कोई राह नहीं हो। लोकोक्ति व अर्थ संबंधी अनुचित विकल्प है अच्छी मति जो चाहो बूढ़े पूछन जाओ। सत्य बात है ये, जिस घर नहीं है बुढ़ा और वह घर डिग्गम डिग्गा। बड़ी दुखद स्थिति है वर्तमान समाज की कि बुजुर्गों को तो पता नहीं, यूं मानते हैं कि यार ये तो घास कूड़ा है, ये जल्दी सलट जाए तो ज्यादा अच्छा है। जबकि ध्यान रख लेना, जिस घर में बुजुर्गों की छत्र छाया होती है ना, उस घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उनको अनुभव होता है जिंदगी का। और यही कारण है कि जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां पहुंचे ना कवि वहां पहुंचे अनुभवी। ये ध्यान रख लेना। तो बुजुर्गों के पास अनुभव होता है। तो अच्छी मति जो चाहो बूढ़े पूछन जाओ। सदैव बड़े बूढ़ों के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास सद्बुद्धि होती है, वो आपको सद्मार्ग दिखाने में सक्षम होते हैं। अपनी गरज से लोग गधे को भी बाप बनाते हैं, येन केन प्रकारेण स्वार्थ पूर्ति करना। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, अपनी चीज को कोई बुरा नहीं बताता। अपनी मां को कोई डाकिन बताता है कि नहीं बताता? अपने किए का क्या इलाज, अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो अपनी गरज से लोग गधे को भी बाप बनाते हैं, ये किन प्रकारेण स्वार्थ सिद्धि करना। ये गलत है भैया, अनुचित ये प्रयोग है। अपनी गरज के लिए गधे को भी बाप बनाना, स्वार्थी होना है ना। नेक्स्ट, जो वस्तु देखी ही नहीं गई हो उसका आनंद कैसे जाना जा सकता है? अर्थ वाली लोकोक्ति है। अंधा क्या जाने
बसंत बहार। जो वस्तु देखी ही नहीं गई हो उसका आनंद कैसे जाना जा सकता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये नहीं है भैया। अंधे के हाथ बटेर लगना अचानक लाभ प्राप्ति होना। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, इच्छित वस्तु की प्राप्ति। अक्ल बड़ी कि भैंस, ठीक है ना, तो अक्ल ही बड़ी होती है। तो अंधा क्या जाने बसंत बहार। अपने बड़े से बड़े दुर्गुण को न देखना पर दूसरों के छोटों से छोटे गुण की चर्चा करना क्या कहलाएगा। अपने बड़े से बड़े दुर्गुण को न देखना, अपने बड़े से बड़े दुर्गुण को न देखना पर दूसरों के छोटे से छोटे गुण की चर्चा करना, तो यही कहलाता है अनजान सुजान सदा कल्याण। अपना ढेंढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे। 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। जय हो भगवान। अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख। तो ध्यान रखना भैया, अपना ढेंढर दिखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे। फुल्ली कहते हैं आंख में जो फुल्ली पड़ जाती है ना उसको, और ढेंढर का मतलब है जिसकी खुद की आंख बाहर निकली पड़ी हुई हो। हाँ, तो राइट ऑप्शन सेकंड। लोकोक्ति व अर्थ वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। आइए वही ए बी सी डी, ए बी सी और डी। देखो साहब, अंधे के आगे रोवे और अपने नैना खोवे, अपनी आंखें खोए। आइए साहब, मूर्ख को ज्ञान देना व्यर्थ है, बेकार है, बिल्कुल सही बात है। 2, अंधा बगुला कीचड़ खाए, क्योंकि स्वाभाविक है उसको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो अंधा बगुला कीचड़ खाए, भाग्यहीन को सुख नहीं मिलता। 3, अपनी अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना। 1, अपनी नींद सोना, अपनी नींद जगना, अपनी मर्जी का मालिक होना। 4, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, राइट ऑप्शन फर्स्ट। आइए अगला देखो, एक्सीड का हिंदी अर्थ होगा। एक्सीड का अर्थ, एक्सीड का हिंदी अर्थ होगा उन्मूलन, मान लेना, उपशमन, परित्याग। उपशमन होना चाहिए। देखो भैया इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा भाई अंग्रेजी वालों का खेल है, मान लेना है। एक्सीड का अर्थ होता है मान लेना। अगला है पारिभाषिक शब्द व हिंदी संबंधी अनुचित युग्म है। एडिशनल, पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी अनुचित युग्म है। ब्राइड, रिश्वत, चार्जशीट, आरोप पत्र, ये तो सही है। सेशन, कथन, परिशुद्धता, ये सही, ये है। अनुचित शब्द ये है सब, एडिशनल, परिशुद्धता। प्रतिविरोध अर्थ वाला पारिभाषिक शब्द है परिविरोध, प्रतिविरोध वाला कॉन्क्योर, वाइफिंग, फोर्थ है, फोर्थ। अब आ जाओ, कंटीजेंस का हिंदी अर्थ होगा अनुचित व्यय, संचालित करना, आकस्मिक व्यय। हाँ, आकस्मिक व्यय बिल्कुल सही बात है, वो कंस्टेंसी होता है ना। और एंड लास्ट, प्रतिपर्ण अर्थ वाला पारिभाषिक शब्द है प्रतिपर्ण, काउंटरफाइल, काउंटरफाइल, प्रतिपर्ण यही होता है सर, फॉइल और काउंटरफाइल। राइट ऑप्शन फर्स्ट यही है। तो मित्रों, आज आपके साथ
बड़ा लंबा समय बिताने का अवसर मिला है और ऐसे ही मिलता रहेगा। हमारे हौसला अफजाई करते रहें आप। और आज जितनी संख्या है ना, उससे अगले पेपर में जस्ट डबल होनी चाहिए, क्योंकि हमें मनोबल मिलता है कि हम वास्तव में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। उद्देश्य नेक है, इसलिए सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।